द एग्ज़ाम 20 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स में, उससे को डिस्कस करेंगे विस्तार से। और इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी क्वेश्चंस अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसे भी इंक्लूड किया गया है। इसको पढ़ने के बाद आपको मौलिक अधिकार से बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में नेहरू रिपोर्ट में 1928 में जो आई थी नेहरू रिपोर्ट, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से, उसमें मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। नेक्स्ट बिंदु है, ये जो मौलिक अधिकार है इसे यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा अधिकार बिल के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को, जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, लेकिन 44 संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में और अनुच्छेद 300 जोड़ा गया और इस तरीके से संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। अब वर्तमान में संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक अनुच्छेद को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो पहला मौलिक अधिकार है वो समता या समानता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में वर्णन किया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में किया गया है। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। पांचवा मौलिक अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। यह केवल अल्पसंख्यकों को ही दिया गया है। जो छठा मौलिक अधिकार है दोस्तों, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है और इसी अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जबकि सामान्यतः देखा जाए तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32। दोस्तों, हम लोग समानता की और समता के अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, इसके प्रत्येक अनुच्छेद को अच्छे से देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है कि भारत का प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान माना जाएगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 15 में किया गया है। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता अर्थात जो सरकारी जॉब्स हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। अब दोस्तों, हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अंतर्गत 6 क्लॉज हैं, उसे हम लोग देखते हैं। पहली है बोलने की स्वतंत्रता, उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में निवास की स्वतंत्रता, आजीविका रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, सबसे पहले इसको याद करेंगे कैसे। पहले हम लोगों को बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी, उसके बाद हम लोग एकत्रित होंगे तो सभा या समूह बनाएंगे। सभा या समूह बनाकर हम अपनी बातों को जिसके भी समक्ष रखना है वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे अर्थात आवागमन करेंगे। जब हम कहीं पर आवागमन करेंगे तो वहाँ रुकेंगे भी अर्थात निवास करेंगे।
जहाँ भी हम निवास करेंगे तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें रोजगार की आवश्यकता होगी। तो आप लोग इसको ऐसे ही रिलेट करके याद करिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 20 को देखते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण की बात कही गई है। इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहला है कि अगर कोई अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उसको उसी समय के कानून से सज़ा मिलेगी जिस समय वह व्यक्ति वो अपराध कर रहा है। दूसरी बात ये है कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए दबाव नहीं दिया जाएगा। अपराधी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए दबाव नहीं दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। अनुच्छेद 21 देखते हैं। इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार कहा जाता है, अनुच्छेद 21 को। इसमें कई बातें हैं कि क्या क्या जो है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन से कई बार बन जाते हैं पीसीएस के एग्जाम में। सबसे पहला है दोस्तों अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचरण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैरों में बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और निजता का अधिकार भी अब जो है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 21 का, जहाँ भी दोस्तों ये का दिख जाए या ये दिख जाए इसे आप समझ लीजिए कि ये संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें यह प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष के बालकों को सरकार अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगी। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। दोस्तों यहाँ हम लोग याद इसको कैसे करेंगे, अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, लेकिन जबकि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात की है। तो पहले व्यक्ति अपराध करता है, उसके बाद उसकी क्या होती है, गिरफ्तारी। इसलिए पहले क्या आएगा, अनुच्छेद 20, उसके बाद अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 20 में अपराध से संबंधित और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित। इससे 4 कंडीशंस हैं, इसको फुलफिल करना होता है। पहला है कि जो अपराधी व्यक्ति है, गिरफ्तार जिसको किया जा रहा है, उसे कारण पूछने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित किया जाए। इसमें आवागमन के समय को जो है कि इंक्लूड नहीं किया जाता है। दूसरा है उसे मनपसंद कानूनी सलाह या वकील करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकर अधिकार, बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को केवल 3 महीने तक ही बंदी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे मुकदमे के अंतर्गत ही रखा जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उसे छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हैं जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में यह बताया गया है कि मानव व्यापार, बलात् श्रम एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाया जाए, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य करने के लिए रोका गया है। इसको याद कैसे करेंगे, अनुच्छेद 14 और 24 अच्छे से रिलेट करिए, 4 और 4 को रिलेट करिए, 24 और 14। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य करने से रोका जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों चौथा जो मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है संविधान में। अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो अपने पास कृपाण रखते हैं, कृपाण धारण करने को उनको जो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही प्राप्त है। नेक्स्ट अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों को संपोषित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्राप्त है। 5वां मौलिक अधिकार देखते हैं, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को ही प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी के अंतर्गत ये इनके जो शैक्षणिक कॉलेज होते हैं, शिक्षा संबंधित जो विद्यालय खोले जाते हैं, इसी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत खोले जाते हैं। 6वां मौलिक अधिकार जो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए इससे,
ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है किसी भी मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब दोस्तों एक बात आती है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो हम इन 5 प्रकार की रिट को जान लेते हैं। इसमें 2-3 रिट ऐसी हैं जो कई बार एग्जाम से में पूछी गई हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कार्पस। इसमें बताया गया कि इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। तो हैबियस कार्पस में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए कोई गैर कानूनी तरीका अपनाया गया है या जो गिरफ्तारी का जो कारण बताया जा रहा है वो असंतोषजनक है, तो न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर। दूसरा रिट जो है वो परमादेश है। परमादेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। सरकारी अधिकारियों को विरुद्ध जारी किया जाता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे उन्हें परमादेश जारी करके उनसे जवाब मांग सकता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध। ये तीसरी रिट है। इसमें ऊपरी न्यायालय जारी करेगा निचले न्यायालय को। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों ही जो है कि ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को जारी करेंगे। बस इसमें अंतर इतना है, ये बताएंगे इसमें कि आपके अधिकार क्षेत्र से जो मामला है ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसलिए जब भी निचला न्यायालय किसी भी अपने अधिकार का अतिक्रमण करता है, अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, तो ऊपरी न्यायालय उन्हें प्रतिषेध रिट के द्वारा जो है सूचित करता है। और इसमें उत्प्रेषण में कहा जाता है कि जो ऊपरी न्यायालय है निचले न्यायालय से कोई ऐसे लंबित मामला है तो उसे अपने पास भेजने के लिए उत्प्रेषण जारी करता है। पांचवी जो रिट है वो अधिकार प्रेक्षालेख है। इसमें जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं हो, तब न्यायालय अधिकार प्रेक्षालेख के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देती है। ये अधिकार प्रेक्षालेख के अंतर्गत होता है। अब दोस्तों अनुच्छेद 32 तो हो गया, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 हो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे अनुच्छेद 31 में क्या है। तो अनुच्छेद 31 में वही संपत्ति का अधिकार था जिसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 इन तीनों अनुच्छेद को जो लागू करने की शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 33 में बताया गया कि संसद सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग के कुछ मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 34 में संसद किसी क्षेत्र में जब मार्शल लॉ लागू होता है, सैनिक कानून लागू होता है, तो वह कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। अनुच्छेद 35 में बताया गया संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बना सकती है। अनुच्छेद दोस्तों जब राष्ट्रीय आपात घोषित होता है तो कुछ अनुच्छेद जो है कि भारतीय संविधान के जैसे आपातकाल जारी होता है तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। तो उसमें क्या क्या है, जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित होता है राष्ट्रपति के द्वारा, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर देते हैं तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपात घोषित होते ही अनुच्छेद 358 में बात कही गई है कि अनुच्छेद जो 19 है वो स्वतः निलंबित मान लिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वह आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन्हें निलंबित कर सकता है। तो ये पावर किसको है, राष्ट्रपति को। लेकिन ये अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित मान लिया जाएगा अगर राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग पूछा जाता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं या कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। तो वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं अर्थात विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, वे 5 मौलिक अधिकार हैं। इन्हें देख लीजिए। एक अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 एक साथ याद कर लीजिए। अनुच्छेद 19 को एक साथ याद कर लीजिए और अनुच्छेद 29 और 30 को। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। इसमें है
पहला है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 23-24 और अनुच्छेद 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो शोषण के विरुद्ध तीसरा मौलिक अधिकार है उसको, और अनुच्छेद 21 का जो शैक्षिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 20 अपराध से संबंधित, और जो अनुच्छेद 14 है इसको जो है जो विधि के समक्ष समानता की बात है, इससे भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त किया गया है। दोस्तों ये थे मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।